नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे अनुगमन वेग की, कि अनुगमन वेग या अपवहन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग हमने किसे कहा है कि जब भी किसी चालक पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो चालक पदार्थ में विद्यमान जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों का उस कंडीशन में जो वेग होता है उसी वेग को अपने क्या कहते हैं, अपवहन वेग या अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसे रिप्रेजेंट किससे करोगे, वीडी से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अपने पास एक चालक पदार्थ कुछ इस प्रकार से था और उस चालक पदार्थ में कुछ एक संख्या में इलेक्ट्रॉन है। बाह्य विद्युत क्षेत्र सपोज दैट हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो इनका जो भी वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा, अपवहन वेग बन जाएगा, जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। अब क्या होगा, यदि हम एक बार के लिए बाह्य विद्युत क्षेत्र को हटा दें, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में इनका जो अपवहन वेग होता है वो जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र हटाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक यानी कि अनियमित गति करते हैं, अर्थात वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति नहीं करते, अर्थात एक निश्चित डायरेक्शन में जो वेग होता है वो कितना रहता है, जीरो रहता है। तो यदि यहाँ पे ई अनुपस्थित कर दिया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र एब्सेंट हो, तो अनुगमन वेग यानी कि वीडी का मान कितना होगा, जीरो होगा। ये पहली कंडीशन याद रखोगे। जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दोगे तो अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाएगा, और अनुगमन वेग हमने कितना मान लिया, जीरो मान लिया। यानी कि जो अनुगमन वेग का जो प्रारंभिक मान है वो तो जीरो रहेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें, और विद्युत क्षेत्र आरोपित होने पर इसका वेग कितना मान लिया गया है, वीडी मान लिया गया है। अब अपने क्या करने वाले हैं, अनुगमन वेग यानी कि अपवहन वेग का सूत्र क्या बनेगा उसकी व्युत्पत्ति अपने करने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस केस में इनके पास वेग भी है तो इनका त्वरण भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के द्वारा, और जो बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आप a यानी कि त्वरण का मान ज्ञात कर पाओगे। अब त्वरण का मान कैसे निकलेगा, a बराबर बन जाता है F बटा m, और F यहाँ पे क्या होता है, F इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला विद्युत बल होता है। अब इलेक्ट्रॉनों पे बल कितना लगता है, विद्युत क्षेत्र E में यदि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रख देते हो तो लगने वाले बल F का मान कितना होता है, E इंटू ई होता है, जो कि आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है और बाकी हमने बार बार प्रत्येक लेसन में इसको देखा भी है। तो यदि आपको त्वरण निकालना पड़े इलेक्ट्रॉन का तो आप सूत्र काम में लोगे, F बराबर ma, यहाँ से a का मान निकल जाएगा F बटा m के अनुसार, और F की वैल्यू पुट कर दो E इंटू ई। तो ये तो F है वो परिमाण में है। यदि अपने बात करें सदिश रूप की तो F वेक्टर क्या बन जाता है, E भी एक सदिश राशि है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन जो भी बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पे वो E की ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए यहाँ पे निशान आता है माइनस का। ये जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अतः F वेक्टर का जो मान आएगा वो माइनस का E इंटू ई वेक्टर आने वाला है। आप सबसे पहले आप त्वरण ज्ञात करो। हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, फाइनली VD की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप त्वरण ज्ञात करोगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर होता है ma, वेक्टर सहित बात करूं तो F वेक्टर इज इक्वल होगा m इंटू ए वेक्टर, और यहाँ से यदि आप a वेक्टर ज्ञात करना चाहते हो तो बन जाएगा F वेक्टर बटे m, और यहाँ से F है वो विद्युत बल है तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो a वेक्टर इज इक्वल आएगा, F वेक्टर का मान कितना होगा, माइनस का e इंटू ई वेक्टर बटे आ जाएगा m। ये समीकरण नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों के त्वरण को रिप्रेजेंट करती है। अब अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गति से संबंधित एक राशि को ज्ञात करने वाले हैं, यानी कि त्वरण ज्ञात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अपने
गति के फर्स्ट समीकरण को काम में लेंगे। सो त्वरण तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए वेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या ज्ञात करोगे, आप अपवहन वेग यानी कि अनुगमन वेग ज्ञात करोगे। सो आप यहाँ पे गति का फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहली समीकरण काम में ले लोगे। और गति की पहली समीकरण कौन सी थी, गति की पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस ए इंटू टी। यहाँ पे v है वो अंतिम वेग है, u है वो प्रारंभिक वेग है, a है वो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है और t है वो टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो भी वेग हैं वो अपवहन के पदों में हमें लिखने हैं, क्योंकि हमें अपवहन वेग ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर के v है वो अंतिम अपवहन वेग बन जाएगा, u प्रारंभिक अपवहन वेग होगा, a यहाँ पे त्वरण होगा और t यहाँ पे टाइम होगा। और अपवहन वेग की यदि बात करें तो लगने वाला जो भी टाइम होता है वो विश्रांति काल टो के पदों में यूज होता है। सो आप इस इक्वेशन को अरेंज कीजिए इन सभी भौतिक राशियों के पदों में जब हमने विद्युत क्षेत्र में इस चालक पदार्थ को रखा है। सो अपने पास इसी समीकरण को आप क्या कहोगे, इस समीकरण को आप ऐसा बोल सकते हो कि v की वैल्यू आएगी वो तो कितनी आएगी, अंतिम अपवहन वेग कितना vd, प्रारंभिक अपवहन वेग कितना 0, प्रारंभिक का मतलब जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं था, प्लस में साथ में हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिया है। तो इस इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। टाइम समय जो होता है वो अदिश राशि होता है तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं आने वाला है। तो vd वेक्टर बन जाएगा, v का मान अंतिम वेग 0 बनेगा, a का मान अपने पास माइनस का ई वेक्टर बटे आ जाएगा स्मॉल m, साथ में t के स्थान पे क्या आने वाला है, टो आने वाला है। तो यहाँ से vd वेक्टर इज इक्वल रिजल्ट आ जाएगा ई वेक्टर टो बटे m, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे अपवहन वेग के सूत्र को रिप्रेजेंट करती है। वेरी सिंपल। हमने क्या किया, हमें गति का पहला समीकरण यूज में लेना था जहाँ पे हमें a की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले हमने a ज्ञात कर लिया और गति की फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ की तो आपने अपवहन वेग ज्ञात कर दिया जो कि एक सदिश रूप में निकल के आया है। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि अपवहन वेग की जो भी डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में E है यानी कि विद्युत क्षेत्र है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है। अब यदि अपने बात करें परिमाण रूप में, तो अपवहन वेग है वो परिमाण रूप में कितना बनेगा, वेक्टर हटा दीजिए तो vd बराबर ये माइनस भी हट जाएगा क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो vd बराबर क्या बन जाएगा, ई टो बटे में m आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। अब ये समीकरण नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपवहन वेग को। E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र, टो क्या होगा, इस पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में लगने वाला कुल समय, और m क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि द्रव्यमान। सो ये जो रिजल्ट निकल के आया है अपवहन वेग का सूत्र है और अपवहन वेग के सूत्र के आधार पे क्वेश्चन 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। सो तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको यह डेरिवेशन करनी होगी। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अपवहन वेग किसे कहते हैं, अपवहन वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि अपवहन वेग का सूत्र है वो डेरिवेट करवाया जा सकता है। दूसरा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, अपवहन वेग किसे कहते हैं, अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। किस किस में रिलेशन, अपवहन वेग vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला जा सकता है कि अपवहन वेग vd और विद्युत विभव कैपिटल V में संबंध स्थापित कीजिए। किस किस के बीच में, vd और कैपिटल V में संबंध स्थापित कीजिए। तो 3 क्वेश्चन, तीनों का एक ही आंसर होगा। अभी हमने पहले 2 क्वेश्चनों का आंसर कर लिया है, मतलब अपवहन वेग को व्युत्पत्ति कीजिए अपवहन वेग के सूत्र की, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया जो कि हमें समीकरण नंबर 3 तक फाइनल आंसर निकालना है और नीचे लिख देंगे समीकरण 3 अपवहन वेग के सूत्र को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा क्वेश्चन जो कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए, वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है कि अपवहन वेग और विद्युत विभव यानी कि विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, उसके लिए अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसा कि आपने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, V बराबर E इंटू डी होता है। d यहाँ पे डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस है ना वो इस चालक पदार्थ की कुल लंबाई स्मॉल d बनता है। तो क्या चीज़ था, ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगने वाला समय था, यानी कि d दूरी जब भी इलेक्ट्रॉन कवर करेगा उसको कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे टो था। तो यहाँ पे d है वो इस चालक पदार्थ की कुल लंबाई होगा, E बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया और V क्या होगा, इसका विभव।
तो ये कुल मिलाकर के वी डी कितना बन जाएगा, ई। कैपिटल ई के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, कैपिटल ई के स्थान पे आप लिखोगे वी, और ये बटे में अपने डी आ जाता है, तो ई बराबर बनता है वी बटे डी। और यदि चालक पदार्थ की आप लंबाई एल मान लो तो यहाँ पे आप इसको लिख पाओगे वी बटे एल। तो यहाँ पे ई के स्थान पे लिखोगे कैपिटल वी, बटे में आएगा एल, साथ में है टो और साथ में हो गया एम। ये समीकरण नंबर 4 आ गई। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ई बराबर होता है वी बटे एल, और एल यहाँ पे चालक की लंबाई है, वी यहाँ पे विभवांतर या विभव होगा, और ई यहाँ पे क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये जो समीकरण नंबर आपको 4 नजर आ रही है, ये अपवहन वेग और विभव अर्थात विभवांतर के मध्य संबंध को स्थापित करती है। तो 3 क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, आपको ये डेरिवेट करके रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये था अपने पास अपवहन वेग, और इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ याद रखोगे। अपवहन वेग बराबर होता है ई टो बटे में एम, जो कि अपने बार बार आगे यूज में आने वाला है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब अपने बात करने वाले हैं मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता की, कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है। सो अब अपने बात करने वाले हैं मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अपने पास एक चालक पदार्थ था जिसमें कुछ एक संख्या में इलेक्ट्रॉन थे, और जब इस चालक पदार्थ को अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों ने गति करना शुरू कर दिया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पास अपना खुद का अपवहन वेग आ गया था। अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला विद्युत बल उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि इनका अपवहन वेग उतना ही ज़्यादा आने वाला है। तो मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होता है वो डायरेक्टली बाह्य विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर के कंडीशन ये हो गई कि ये जो अपवहन वेग होगा वो ई के क्या हो जाएगा, समानुपाती, यानी कि वी डी समानुपाती ई आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई परिमाण के रूप में। यदि आप इसको सदिश रूप में लेना चाहते हो तो ये जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो यदि आप इसको वेक्टर सदिश रूप में ले लोगे तो क्या लिख दोगे, वी डी वेक्टर इज इक्वल समानुपाती माइनस का ई वेक्टर। माइनस क्यों यूज किया हमने, क्योंकि माइनस ये बताएगा कि अपवहन वेग की डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से आप समानुपाती का निशान यदि हटा देते हो तो ये बन जाता है, यहाँ पे समानुपाती के निशान के हटाने पे एक नियतांक आएगा म्यू, और साथ में माइनस का, और साथ में आ जाएगा ई वेक्टर। यहाँ पे ये जो म्यू है वो गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी कहलाता है, और इसका जो मान होता है म्यू वो बन जाता है माइनस का वी डी बटे में ई वेक्टर। ये हो जाएगा अपने पास गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। सो परिमाण में यदि आप बात करो, परिमाण के रूप में ये कितना बनेगा, परिमाण रूप से ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल वी डी बटा ई, और इस सूत्र के आधार पे अपने गतिशीलता को परिभाषित करने वाले हैं। तो ये तो वी डी और ई का अनुपात बन गया, वी डी अपवहन वेग, ई बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी हम किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। अर्थात अपवहन वेग और बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के अनुपात को ही गतिशीलता म्यू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि गतिशीलता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। इसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कई बार यानी कि लगभग 90% संभावना ये होती है कि एग्जाम में एक आध नंबर का मात्रक या विमा पूछ ली जाती है, और गतिशीलता अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है जिसका मात्रक और विमीय सूत्र आपको अच्छे से निकालना होगा या फिर याद रखना होगा। तो अपने बात करें इसके मात्रक की कि गतिशीलता का मात्रक क्या बनने वाला है, तो इसका मात्रक आप यहाँ से निकाल पाओगे। कैसे, v अपवहन वेग है यानी कि एक प्रकार का वेग है, तो इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ई का मात्रक क्या होगा, एक्चुअल में ई के 2 मात्रक होते हैं, एक तो ई का सूत्र होता है एफ बटे क्यू, इसके आधार पे आप मात्रक निकालोगे। एक ई का सूत्र होता है वी बटे डी या एल कह लो, इसके आधार पे मात्रक होगा। तो इसके आधार पे मात्रक की बात करो समीकरण 1 पे, तो ये तो बन जाता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये बन जाता है वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पे आप
के पास जो पहला मात्रक आपने यूज किया है वेग का वो मीटर के पदों में है, तो आप ये मीटर वाला मात्रक काम में लोगे, यानी कि ई का जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर आप यूज में लोगे, तो वोल्ट प्रति मीटर बन गया। तो कुल मिलाकर के इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या चीज़ है, सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स ये बन जाएगा मोबिलिटी म्यू का मात्रक, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मान होगा। मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स किसका मात्रक हो गया, मोबिलिटी का। विमीय सूत्र इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, विमीय सूत्र भी आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। अब यहाँ पे विमीय सूत्र आप वीडी यानी कि वेग का लिखो, ई का लिखो, अरेंज कर लो, म्यू का विमीय सूत्र आ जाएगा। अब वीडी क्या होता है, वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका विमीय सूत्र क्या बनता है जी, वेग का विमीय सूत्र होता है m0 L1 t-1, ये होता है वेग का विमीय सूत्र। अब आप ई का विमीय सूत्र लिखो, ई का विमीय सूत्र तो अपने पास दो फॉर्मूले थे, फॉर्मूला आप विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए कोई सा भी यूज कर लो, विमीय सूत्र सेम आने वाला है। आप इस पहले फॉर्मूले के आधार पे विमीय सूत्र निकाल दो, यानी कि एफ का विमीय सूत्र लिखो, एफ का क्या होता है m1 L1 t-2, और Q का क्या होता है T1 A1 होता है। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लो तो बन जाता है m1 L1 t-3 बन जाएगा, और A का -1 बन जाएगा। ये विमीय सूत्र किसका आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र बटे में लिख दोगे, ये हो जाएगा m1 L1 t-3 A-1। अब आप इसको अरेंज कर लो, सो m ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल हो गया, यानी कि L का 0 बचेगा, t की -1 ऊपर है, बटे में -3 है, ये ऊपर जाएंगी प्लस बन जाएंगी, तो t की 2 बचेगा और a की पावर बचेगी 1। शॉर्ट एंड स्वीट जो मोबिलिटी होगा उसका विमीय सूत्र 10-21 होगा। कैसे, m1 L0 t2 A1, आप इसको 10-21 के हिसाब से याद रखोगे, m1 L0 t2 A1। ओके, तो विमा की बात करें तब तो इसका 10-21 इसकी विमा हो गई, और विमीय सूत्र की यदि अपने बात करें तो m1 L0 t2 A1 इसका विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मात्रक और विमीय सूत्र। सो आज हमने पढ़ा है अपवहन वेग, उसका फॉर्मूला और गतिशीलता। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।